चलिए, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और हम आज मुख्य तौर पर एनपीएस में एक्टिव और ऑटो चॉइस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एनपीएस किस तरह की योजना है अर्नव जी, जहां पर आप रिटायरमेंट का कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं, संक्षिप्त में बताइएगा। एनपीएस एक ऐसा रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जहां पर कोई व्यक्ति ओवर देयर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है और ये पैसा उनके निर्धारित किए गए फंड मैनेजर और उनके निर्धारित किए गए एसेट एलोकेशन के हिसाब से इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अल्टरनेट एसेट्स इसमें निवेश होता है। गोल यही है कि जब तक कोई व्यक्ति अर्न कर रहा हो तब तक वो कंट्रीब्यूट करे और अपने रिटायरमेंट के बाद यहां से एक रेगुलर इनकम पाए। तो ये एक ओवरऑल मकसद है एनपीएस का। इसमें टैक्स बेनिफिट भी है ऑन इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर 1.5 लाख के उपरांत एक 50,000 का एक एडिशनल सेपरेट टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और यहाँ पर कंडीशंस भी है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको अपना पूरा पैसा नहीं, लेकिन अप टू 60% आप एक लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी के 40% का आपको एक कंपल्सरीली एन्युइटी यानी कि एक रेगुलर पे आउट लेना होगा। तो ये इन अ नटशेल ये पूरा रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जिसे लोग इस्तेमाल करके अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। लोग दर्शक जो है हमारे एनपीएस को लेकर सवाल पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना हो रिटायरमेंट का तो क्या केवल म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करना चाहिए या एनपीएस में ही निवेश करना चाहिए, या एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स को मिलाकर आपको रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इस एक लक्ष्य के लिए क्या हम इतना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? अमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, सॉरी जी। तो जी हाँ, बिल्कुल, रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में हम डेफिनेटली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कविता, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें इक्विटी का एलोकेशन है और आपके पास एक चॉइस है कि आप कितना गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक्सपोजर ले सकते हैं। एक तरफ जहां आपका ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट की तरफ जाता है, दूसरी तरफ आपको इक्विटी और डेट मार्केट में वॉलेटिलिटी का अगर एनहांस रिटर्न एंजॉय करना है तो एनपीएस एक अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन लें तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीएस आपके रिटायरमेंट कॉर्पस का एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट है और टैक्स एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट है। बिकॉज अगर आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% अमाउंट टुवर्ड्स एनपीएस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस और ऑन एन एनुअल बेसिस, that entire 10% gets exempt from tax. तो आपके पास एक additional tax saving का advantage हो गया, in addition to 50,000 जो आप अपने personal contribution से कर सकते हैं। और EPF और NPS मिला के अगर आप 22% अपने basic salary का amount tax efficient manner में retirement fund की तरफ contribute कर सकते हैं, तो आपके पास returns ही नहीं, टैक्स एफिशिएंसी और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तीनों का एक बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन मिलके एक आपको बहुत डिसेंट साइज रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव और ऑटो चॉइस की। ये दो वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप एनपीएस में अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है इस बात पर कि आप किस तरह के निवेशक हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव, और इसके अलावा आप बाजार को भी कितना समझते हैं। तो सबसे पहले आसान चीज़ से हम शुरुआत करते हैं ऑटो चॉइस की। अर्नव जी, हर निवेशक के लिए एनपीएस में जब भी वो एंट्री करते हैं, जब भी इस प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं, तो इन्हीं दोनों चॉइस में से किसी एक को अपनाना होता है। ऑटो चॉइस किस तरह के निवेशकों के लिए सही बैठती है? देखिए, कोई भी निवेशक जब एनपीएस में आता है तो उनको ये तय करना होता है कि उनका पैसा किस तरह से इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में विभाजित हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इसमें कठिनाई हो रही है क्योंकि शायद वो रेगुलरली सब मार्केट्स ट्रैक नहीं कर सकते या उनको इसमें बहुत पता नहीं है, तो उनके लिए ऑटो चॉइस एक सही ऑप्शन है। जैसे कि नाम दर्शाता है, ऑटो चॉइस में जो एलोकेशन का डिसीजन है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब ऑटो चॉइस में भी आपके लिए 3 ऑप्शन है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप ऑटो चॉइस में एग्रेसिव ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जहां पर 75% तक का पैसा आपको एट एज 35 इक्विटीज में जाएगा
और बाकी का डेट में जाएगा। अगर आपने मान लीजिए एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और आप इक्विटी का इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, तो आप कंजर्वेटिव प्लान में जाइए जहां पर आपका मैक्सिमम एक्सपोजर अप टू एज 35 25% तक रह जाता है। और अगर आपको एक मॉडरेट इन्वेस्टर है तो आप मॉडरेट ऑप्शन लीजिए जहां पर इक्विटी का कैप होता है 50%। अब मान लीजिए कि आपने ऑटो चॉइस में कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, तो डिफॉल्ट ऑप्शन है मॉडरेट ऑप्शन। तो आप मॉडरेट ऑप्शन में चले जाएंगे। और ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि जो मैक्सिमम एक्सपोजर है, मान लीजिए कि आप 35 इयर्स के हैं और आपने मॉडरेट ऑप्शन लिया हुआ है, तो आपका इक्विटी एक्सपोजर 50% तक सीमित रहेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी का कंपोनेंट कम होते जाएगा। यानी कि मॉडरेट ऑप्शन में क्या होगा कि बाय द टाइम यू आर 40, इक्विटी का एक्सपोजर 50% से 40% हो जाएगा। तो जैसे एज आपकी बढ़ के 45 होगी, 40% का इक्विटी एक्सपोजर 30% हो जाएगा। यानी कि इसमें हर साल धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आपका जो बैलेंसिंग है या रीबैलेंसिंग है वो होते जाएगा। तो इसीलिए ये ऑटो ऑप्शन है, क्योंकि इन्वेस्टर को कोई चॉइस नहीं करना पड़ता कि किसमें कितना एलोकेट करे, और बैलेंसिंग में भी उनको कोई चॉइस नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वो निवेशक जो डिसीजन नहीं ले सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास थोड़ी समझ कम है, तो उनके लिए ऑटो चॉइस सही ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देता है। बिल्कुल। अमित, मुझे ये बताएं, अगर कोई ऑटो चॉइस के तहत एनपीएस में निवेश करता है तो वैसे तो काफ़ी बैलेंस तरीका है यहाँ पर आपके जोखिम को कम करने के लिए, और ख़ासतौर से वो निवेशक जिनको बाजार के उतार चढ़ाव से डर लगता है वो इस तरह की चॉइस को अपना सकते हैं। लेकिन कमाई का मौका कैसे छूट भी सकता है उनके हाथ से, ये बताएं। देखिए, ऑटो चॉइस पैसिव इन्वेस्टिंग टूल है, एक्टिव आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का टूल है। तो अगर आप मार्केट से फेमिलियर हैं या आप इस बात से फेमिलियर हैं कि कैसे मार्केट की डाउन साइकिल में ज्यादा इन्वेस्ट करके आप अपना अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तो आपके लिए एक्टिव चॉइस बेटर है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन को यूज तो करना चाहते हैं लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव को थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होकर यूज करना चाहते हैं, तो एक्टिव चॉइस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है जहां पे अल्फा हो सकता है। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि हमें कंसिस्टेंट रिटर्न से मतलब है, हमें ज्यादा रेंज बाउंड रिटर्न्स या फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स में कम दिलचस्पी है, एंड वी आर हैप्पी टू बी very lazy about our investments. Then passive, which means your default allocation, auto choice is the best option for you. तो आप अगर एक अच्छे प्लेयर हैं, एक अच्छे मार्केट रीडर हैं और आपको लगता है कि मार्केट की फ्लक्चुएशंस में, मार्केट की वॉलेटिलिटी में आप अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, तो आप एक्टिव में जाएं। अगर आप मार्केट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आप खाली कंसिस्टेंसी और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय करना चाहते हैं और अच्छी एक इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन से अपने पोर्टफोलियो में एडवांटेज क्रिएट करना चाहते हैं, अल्फा का, एक एक्स्ट्रा रिटर्न का, देन गो पैसिव, व्हिच इज ऑटो चॉइस। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव चॉइस की बात करते हैं। यहाँ पर तो जो जोखिम उठा सकते हैं अर्नब जी, उनको निवेश करना चाहिए। एक्टिव चॉइस में क्या है कि आपको एक ऑप्शन है कि अप टू एज 50 आप अप टू 75% तक का इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से देखना है कि जो यंग इन्वेस्टर्स है, जिनके पास समय काफी लंबा है और वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर सही है तो वो एक्टिव चॉइस में ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, पैसिव चॉइस में भी आपके पास एक एग्रेसिव ऑप्शन है, लेकिन एग्रेसिव ऑप्शन का जो 75% है वो आप देखिए कि 35 एज तक ही सीमित है। यानी कि आफ्टर 35 वो 75% कम होता जाएगा। लेकिन ऐसे कई निवेशक है जो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए एक्टिव चॉइस सही होगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, खास करके जो यंगस्टर्स है, जिनके पास समय है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो इक्विटी का सही बेनिफिट है वो ले सके। दूसरी बात ये भी है कि
जो एक्टिव चॉइस है उसमें आपको एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जहां पर जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 5%, तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो आप बॉन्ड्स, इक्विटीज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, ये सभी का एक मिश्रण करके अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन अब हम क्योंकि एक एक्टिव चॉइस की बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप जानकार हों बाज़ार के और किस तरह से, ख़ासतौर से यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव एसेट्स में निवेश करने का भी एक मौका मिलता है, लेकिन उस पर भी एक लिमिट की कैपिंग है। कैसे अपने फ़ायदे के लिए एक पोर्टफोलियो एक्टिव चॉइस के तहत बनाया जा सकता है अमित? आपके पास एक ऑप्शन होता है एक्टिव चॉइस में, मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन बी इन्वेस्टेड इन commercial and residential mortgage based securities. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो रियल एस्टेट एक फिजिकल एसेट का फीलिंग देता था, जो टैंजिबल बेनिफिट का आपको एक एडवांटेज देता था रियल एस्टेट, अब आपको उसको फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अगर आप बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, उसमें रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है, और आप उस ग्रोथ स्टोरी को रियल एस्टेट के स्टोरी के साथ ब्लेंड करके अपने पोर्टफोलियो में एक एडवांटेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप एक्टिव चॉइस में अप टू 5% रियल एस्टेट चूज कर सकते हैं। 5% कुछ ज्यादा नंबर नहीं है, और उसमें होता क्या है कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली रीट्स होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां पे रियल एस्टेट फाइनेंशियल एसेट फॉर्म में होता है, जहाँ पे वो एक प्रोफेशनली फंड की तरह से मैनेज होता है, जहाँ पे उसमें डिविडेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रेंटल इनकम आती है वो इकट्ठी होती है और इन्वेस्टर्स को दे दी जाती है। लेकिन अगर वो एनपीएस में होता है तो वो सारा ग्रोथ ऑप्शन में एक्यूमुलेट होता रहता है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक रियल एस्टेट का अप टू 5% साइकिल का एडवांटेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप 5% of the investment in active choice you can have to this asset class A, which will give you the advantage that you want, जो आप रियल एस्टेट के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो कि ऑटो चॉइस में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एनपीएस की पाठशाला में जितने मुद्दों पर बात की जाए उतना कम है, लेकिन आज काफ़ी विस्तार से हमने आपको एक्टिव और ऑटो चॉइस किस तरह के निवेशकों को अपनानी चाहिए इस पर जानकारी दी है। लेकिन एनपीएस पे अगर आप खासतौर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो देखिए, एक नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे, जहाँ पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। एनपीएस पे खासतौर से अपने सवाल आप हमें ज़रूर ही भेज सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत जरूरी खबर, सेबी ने यहां पर किस तरह से डेट म्यूचुअल फंड्स और पैसिव फंड्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, इस पर होगा हमारा फोकस और विस्तार से आपको इस खबर की बारीकियां बताएंगे इस ब्रेक के बाद। चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ET मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ अर्नब पंड्या, अमित कुकरेजा, हमारे दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। और अब हम आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसका काफ़ी समय से हम अखबारों में पढ़ रहे थे, शो पर भी हमने चर्चा की है कि बहुत जल्द पैसिव और डेट निवेश को लेकर सेबी की तरफ से हम दिशा निर्देश आते हुए देखेंगे और वो आ गए हैं। तमाम तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई हैं। अगर आप एक पैसिव निवेशक हैं, आप पैसिव स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, अगर आप एक डेट निवेशक हैं, तो आप इन बातों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें एएमसीज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिशा निर्देश उनके लिए भी आए हैं, लेकिन क्योंकि आप एक निवेशक हैं और क्योंकि आपको एक जागरूक निवेशक बनना है, इसीलिए ये गाइडलाइंस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आप अपनी मेहनत की कमाई यहां पर डाल रहे हैं, इसीलिए हम आपको ये बातें समझाएंगे। शुरुआत करते हैं अर्नब जी, सबसे पहले जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें हाईलाइट क्या है? जी, अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली तो ये है
कि इन टर्म्स ऑफ ELSS फंड्स, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ELSS फंड्स एक्टिव फंड्स है, इक्विटी में ELSS फंड्स एक्टिव फंड्स है। तो यहाँ पर सेबी ने एक ऑप्शन दिया है कि आप ELSS कैटेगरी में, यानी कि टैक्स सेविंग कैटेगरी, जहां पर 3 साल का लॉक इन होता है और सेक्शन 80C में आपको बेनिफिट मिलती है, वहां पर आप पैसिव फंड्स भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि एक फंड हाउस या तो एक एक्टिव फंड रखेगा या पैसिव फंड रखेगा, यानी कि एक फंड हाउस एक्टिव और पैसिव दोनों नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये है कि फंड हाउस को चूज करना पड़ेगा कि ELSS में वो किस प्रकार का फंड रखते हैं। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डेट फंड्स में देख रहे हैं कि मेनली एक्टिव फंड्स होते हैं डेट फंड्स, और यहाँ पर एक पैसिव फंड्स के लिए भी एक जगह है ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। तो इसके लिए सेबी ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी गई है और यहाँ पर ऐसा कहा है कि अगर डेट फंड्स या डेट ETF या डेट इंडेक्स फंड्स हो तो वो 3 प्रकार के इंडेक्स पे आधारित हो सकते हैं। एक इंडेक्स वो होता है जहां पर उसका अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हो। दूसरा इंडेक्स वो होगा जहां पर उसका अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो। और तीसरा इंडेक्स वो होगा जहां पर एक हाइब्रिड होगा ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये 3 प्रकार के आप इंडेक्स देखेंगे और उस पे फिर म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकेंगे अपनी प्रोडक्ट्स। अब ये गाइडलाइंस जो है उसमें बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि जब इंडेक्स का कंस्टिट्यूएंट कोई हो तो उसमें उसका मैक्सिमम वेटेज कितना होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब डेट आता है तो वहां पर क्रेडिट रेटिंग आती है। तो यहाँ पर ये भी तय किया गया है कि मैक्सिमम एक्सपोजर एक सिंगल एंटिटी को, जो ट्रिपल रेटेड ए है उसका कितना होना चाहिए, डबल रेटेड हो उसका कितना होना चाहिए, प्लस ओवरऑल सेक्टोरल एक्सपोजर कितना होना चाहिए। ये सब गाइडलाइंस से आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर ओवरऑल इंडेक्स में रिस्क कम करने का जो प्रयास किया है वो किस प्रकार से किया गया है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम देखेंगे कि जो इंडेक्स है इन लाइन विद दीज गाइडलाइंस वो आएंगे और उस पे आधारित फंड्स भी आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि एक मार्केट मेकिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए यहाँ पर एक एक करके इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे दर्शकों को कि इनका मतलब इनके लिए क्या है, निवेशकों के लिए क्या है। साफ तौर से सेबी को जोखिम कम करना है और पारदर्शिता लानी है जहाँ तक पैसिव फंड्स की बात है और डेट ETF और इंडेक्स फंड्स की बात है। अब ऐसे में हमने देखा है कि कुछ जगहों में गाइडलाइंस ये भी कह रही हैं अमित की कुछ कीमतें भी कम की गई हैं, लेकिन मैं ELSS पैसिव फंड्स की ही बात करती हूँ। बहुत सारी AMCs की तो हम देख रहे हैं कि एक्टिवली मैनेज ELSS फंड्स ऑलरेडी हैं। अब जो नए तरह के पैसिव ELSS फंड्स की बात हो रही है, ये किस तरह की AMCs लॉन्च कर सकती हैं और किस तरह से एक निवेशक को इसको देखना चाहिए? देखिए टैक्स बचाने का एक और मौका हालांकि निवेशकों को जरूर मिल रहा है। अमित जी बिल्कुल कविता, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो इन्वेस्टर जो इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहता, जो टैक्स सेविंग तो करना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि मेरा पैसा बचा रहे और अगर 3 साल के बाद मैं इसको विड्रॉ करूं तो मुझे प्रोटेक्टेड कैपिटल के साथ एक डिसेंट FD बीटिंग रिटर्न मिल जाए, तो उसके लिए ये वाला इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। इसमें आपको एक और अच्छी चीज मिलेगी जो मैं अभी कंफर्म करना चाहता हूं कि सर्कुलर में वो इम्पैक्टेड तो नहीं है। आपको डेट फंड में इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिलता है। तो अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं डेट फंड में और इन्फ्लेशन का फिगर कुछ होता है तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती है इन्वेस्टेड कैपिटल में, तो वो बहुत टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। तो एक तरफ तो आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त पैसा टैक्स से बचाया और दूसरी तरफ आपने, क्योंकि ये अंडरलाइंग डेट स्कीम है, मैच्योरिटी के टाइम पे आपने इस पैसे को टैक्स से बचाया। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो सकता है ELSS स्कीम्स के लिए, उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते थे इक्विटी में इन्वेस्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अर्णव जी अब हमें समझाएं कि क्योंकि एक तरह से पैसिव फंड्स को लेकर ही दिशा निर्देश आते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेट में भी यहाँ पर ETF और इंडेक्स की बातें हो रही हैं, क्यों दिशा निर्देश लाने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि हम इनका ट्रेंड और दिलचस्पी बढ़ती हुई देख रहे हैं लोगों की, निवेशकों की। क्या इस वजह से सेबी ने ये गाइडलाइंस निकाली हैं? जी, एक कारण ये है कि ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो पैसिव इन्वेस्टिंग है वो काफी पॉपुलर हो रहा है। तो इस हिसाब से
हमारे मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि अगर आप देखें ओवरऑल इक्विटी सेगमेंट में, जहां पर ऑलरेडी पैसिव इन्वेस्टमेंट की संख्या काफी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो वहां पर ये एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और लोगों की दिलचस्पी वहां बढ़ती जा रही है। अब अगर आप देखें डेट की साइड में, तो डेट की साइड में आज हमको मेन चॉइस जो मिलता है वो एक्टिव ही मिलता है, क्योंकि वहां पर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू फंड्स जो टारगेट डेट फंड्स हैं या विच आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडाइसेस, वो कम है, लेकिन यहाँ पर स्कोप ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि एज अ ले इन्वेस्टर उनको एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट की समझाइश थोड़ी कम होती है। तो इसमें उनके लिए समझना कि किस प्रकार से सब मूवमेंट्स हो रहे हैं, किस प्रकार से फंड्स मैनेज किए गए हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सेबी को ये जरूरत पड़ी कि हम जो डेट साइड में पैसिव सेगमेंट है उसको भी प्रोत्साहन दे, और उसके लिए अगर गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हो कि किस प्रकार के इंडेक्स पे आप फंड लॉन्च कर सकते हैं, इंडेक्स का कंस्टिट्यूएंट कैसा होना चाहिए, वहां पर इंडेक्स में रिस्क कम करने के लिए कितना मैक्सिमम एक्सपोजर होना चाहिए, किस प्रकार के डेट कैटेगरी का एक्सपोजर होना चाहिए, सेक्टोरली कितना लिमिट होना चाहिए, ये सभी चीजें जरूरी है ताकि जो एक डेट के साथ जो एक सेफ्टी या कंसिस्टेंसी का एलिमेंट एसोसिएटेड होता है उसको बनाए रखने के लिए, इसीलिए ये हर एक कैटेगरी या सब कैटेगरी के लिए सभी डिटेल्स ये सर्कुलर में दिया गया है, ताकि जब एएमसीज अपने नए फंड लॉन्च करने के लिए इंडेक्स की तरफ देखे तो ये उनको पता है कि ये सभी चीजें होनी चाहिए, ताकि जो नई स्कीम्स आए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो और लोगों को भी ये समझ में आए कि वो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके पोर्टफोलियो में उसकी जगह क्या है। अमित, थोड़ा सा हम यहाँ पर डेट इंडेक्स की बात करते हैं, जहाँ पर लिमिट्स जो हैं उनको रिवाइज किया गया है। किस बेसिस पर, क्या क्या क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए इसे रिवाइज किया गया है? देखिए, ये मैं अभी भी इसको डिटेल में जाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सर्कुलर पढ़ रहा था, उनका जो एक तरफ तो डिफरेंट कैटेगरीज का लॉन्च के बारे में और कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी को एड्रेस करते हुए स्पेसिफिक कैटेगरीज से रिलेटेड गाइडलाइंस आई हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो दूसरे सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू किए हैं वो है मार्केट मेकर्स। सो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि लिक्विडिटी बनी रहे, किसी को भी पैसे की जरूरत है तो हम कैसे ईटीएफ में पैसा इंश्योर करके कि पैसा निकल जाए। एक टाइम था ईटीएफ में लिक्विडिटी का इशू होता था, लेकिन उस लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए इन्होंने मार्केट मेकर्स वाले गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। जिसको जिस वक्त पैसे की जरूरत है वो पैसा ड्यूरिंग द आवर्स उसको मिल जाएगा। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जो मार्केट सेटलमेंट प्रोसेस को एड्रेस करती हैं, जो टाइम को एड्रेस करती हैं, जो मार्केट मेकर्स की एक एंटिटी को एड्रेस करती हैं कि वो कैसे होनी चाहिए, कैसे उनका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या क्या चीजों को वो कंप्लाइंट करना चाहिए। इन्होंने एक इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस चार्जेस को रिड्यूस कर दिया है। जो पहले 2 बिप्स होता था 0.02%, इनके लिए इन्होंने आई थिंक 1 बिप रखा है, 0.01% ओनली, ताकि ये लो कॉस्ट फंड वैसे ही है तो इसका ज्यादा बड़ा कॉस्ट एलिमेंट लोगों को एजुकेट करने में ना जाए। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन इन ईटीएफ थ्रू एएमसीज के बारे में इन्होंने एक सेक्शन एक गाइडलाइन इशू की है। ट्रैकिंग एरर को लेके कुछ इशू किया है। कविता, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये डिटेल्ड है तो मैं बहुत सरफेस लेवल पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, पर ये चीजें मुझे इतना पता है आपको एक कॉन्फिडेंस देंगी, एक मैसिव और एक वॉल्यूम सब्सक्रिप्शन का एक अच्छा वॉल्यूम देगी, क्योंकि हमारा कंट्री ना बड़ा प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, जहां पे उनको सस्ती चीजें और हाई वैल्यू चीजें दिखती हैं तो लोग वहीं जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन है हमारे मार्केट्स में, हमारे इकोसिस्टम में, जिससे हाई सब्सक्रिप्शन से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उससे ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट होंगे। मेरा ये एक हाई लेवल असेसमेंट है इस पेपर को क्विकली देखने पे। जरूरत भी थी इसकी। अर्नब जी, ट्रैकिंग डेविएशन को लेकर कुछ दिशा निर्देश आए हैं जहां पे अलग अलग पैसिवली मैनेजमेंट फंड्स को लेकर कुछ बातें कही गई हैं, इसको थोड़ा समझाइएगा। ट्रैकिंग डेविएशन का मतलब आसान भाषा में से शुरुआत करते हैं।
जी, अगर हम देखें तो जब आप कोई एक्टिव फंड के बारे में सोचते हो तो आपका गोल यही होता है कि आपका फंड या आपका फंड मैनेजर जो अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स है जिसे इसका कंपैरिजन हो रहा है उसको आउट परफॉर्म करे। तो जिसे हम टेक्निकल शब्द में अल्फा कहते हैं। तो जब आप कोई भी एक्टिव फंड देखें तो आप ये जानना चाहते हो कि फंड ने अपने बेंचमार्क को कितना आउट परफॉर्म किया, और अगर ज्यादा किया है तो हम ये मान के चलते हैं कि फंड अच्छा है और फिर उसके सूटेबिलिटी की ओर देखते हैं। जब कोई पैसिव फंड आता है तो पैसिव फंड में ये एज एन इन्वेस्टर आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पैसिव फंड में अगर कोई फंड या तो आउट परफॉर्म करता है या अंडर परफॉर्म करता है, जितना भी अपने एग्जैक्ट इंडेक्स से उसका वेरिएशन होता है, अगर वेरिएशन है तो ये अच्छा नहीं है। तो यहां पर इन अ पैसिव फंड आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस बोथ आर बैड। तो द गोल इज कि कोई भी पैसिव फंड जो इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करे। जितना बड़ा फर्क आता है उसे ट्रैकिंग एरर या ट्रैकिंग डिविएशन कहते हैं। तो द गोल इज कि ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। अब क्योंकि कोई डेट फंड जो पैसिव फंड क्रिएट करेगा तो वहां पर वो इंडेक्स को ट्रैक करेगा, लेकिन उसमें जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें ये सभी मेंशन किया गया है कि ट्रैकिंग एरर में, क्योंकि मान लीजिए कि आपका जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो एग्जैक्टली इन लाइन विद द इंडेक्स नहीं है, तो उसमें कितना डिविएशन परमिसिबल है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ होल्डिंग्स या बिकॉज ऑफ टाइम इन डिले इन चेंजिंग द होल्डिंग्स। तो ये सभी चीजें वहां पर दी गई है, लेकिन फॉर अ ले इन्वेस्टर उनको यही समझना है कि बड़ा ट्रैकिंग एरर इज नॉट अ गुड थिंग। जितना इंडेक्स के साथ या उसके सिमिलर परफॉर्मेंस हो उतना डेट फंड के लिए या पैसिव फंड के लिए, एक्टिव फंड के सामने डेट फंड हो या इक्विटी फंड हो, पैसिव फंड के लिए इंडेक्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दिशा निर्देश दिए हुए हैं सेबी की तरफ से। और एक और चीज़ अमित, रीबैलेंसिंग द फंड, इसको लेके भी सेबी ने कहा है कि ये पीरियोडिक रिव्यू करने की ज़रूरत है और ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा 7 कैलेंडर डेज के विद इन। इसको लेके कोई जानकारी और समझाइश आपके पास? देखिए, ये एक जो गाइडलाइन बेस्ड रिव्यू होता है, ये एक चीज तो इंश्योर करता है कि कहीं कोई स्लैक न रह जाए सिस्टम में, कहीं कोई परफॉर्मेंस में या ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी में कोई चीज मिस ना कर जाए। तो आई थिंक ये एक अच्छा गाइडलाइन है। इसमें इन्होंने एक चीज लिखी है, ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन शैल बी डन। ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है कविता। मैंने अभी ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए, बस इनको ये इंश्योर करना है कि विद इन 7 कैलेंडर डेज रीबैलेंसिंग होनी चाहिए एज पर द रीबैलेंसिंग गाइडलाइन। आई थिंक इनका एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कविता, वो है INAV का, विच इज इंडिकेटिव NAV, एंड आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिकेटिव NAV ये बोलता है कि क्योंकि ये ETF है, ETF नॉर्मली मार्केट में जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वैसे ही ETF ट्रेड होता है। और नॉर्मली डेट फंड्स में क्या होता है कि आपको एंड ऑफ द डे का NAV मिलता है, विच इज नेट एसेट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ETF है, इसका रियल टाइम वैल्यू अपडेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया, INAV, विच इज इंडिकेटिव NAV। तो इक्विटी के लिए तो इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम टाइम लैग ऑफ 15 सेकेंड्स, तो हर 15 सेकेंड में इक्विटी ETF का INAV चेंज होगा। डेट ETF में इन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट 4 times a day, ओपनिंग एंड क्लोजिंग INAV, एटलीस्ट 2 times ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। तो हर 90 मिनट में डेट ETF का INAV चेंज होगा। और गोल्ड और सिल्वर के बारे में इन्होंने लिखा है कि वो शायद थ्रू आउट द डे एक स्टैटिक वैल्यू रह सकती है, डायनामिक वैल्यू उसको निकालने के लिए अभी इनके इंस्ट्रक्शन से गाइडलाइन क्लियर नहीं है। तो ये INAV वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंडिकेटिव NAV वाला कॉन्सेप्ट। इसमें ट्रेडिंग में इन्वेस्टर को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि इस समय में किस मार्केट वैल्यू पे मैं अपना ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, बाइंग का या सेलिंग का, और वो INAV के शेड्यूल्ड पीरियड से कितना डिफरेंट है। आई थिंक इस पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग अटेंशन क्रिएट करना पड़ेगा इन्वेस्टर के लिए।
काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और आपने सही कहा, जटिल है थोड़ा सा, लेकिन निवेशकों को ध्यान देना होगा। लेकिन केवल ये गाइडलाइंस की बात ही नहीं है अर्णव जी। अगर हम देखें तो फिक्स्ड इनकम या डेट म्यूचुअल फंड्स, हालांकि 16 तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स बना दिए गए हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में इसकी लोकप्रियता इतनी नहीं है क्योंकि जटिलता इस पूरे मुद्दे में बहुत ज्यादा है। अब इन तमाम गाइडलाइंस को देखते हुए वो कौन से इंपॉर्टेंट टेकअवेज है निवेशक के लिए जो उनको जानना जरूरी है? हमने बहुत सारी बातों पे बात की है जो कि एएमसी के लिए बहुत जरूरी है वो तमाम गाइडलाइंस, लेकिन निवेशकों के लिए क्या टेक अवे निकल कर आता है और उन्हें क्या करना चाहिए? जी, निवेशक के लिए टेक अवे बहुत सिंपल है। उनके लिए पहला तो ये है कि उनके लिए एडिशनल चॉइस होगा डेट म्यूचुअल फंड्स में विद इन द एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, क्योंकि वहां पर आपको नए पैसिव प्रोडक्ट्स दिखेंगे। दूसरा ये है कि ये पैसिव प्रोडक्ट्स जो आएंगे उसमें लिक्विडिटी फॉर एन इन्वेस्टर रहेगी, क्योंकि जो मार्केट मेकर्स का कंसेप्ट है, मार्केट मेकर्स इन सिंपल वर्ड्स यही है कि वो एंटिटीज होती है जो इंश्योर करती है कि क्योंकि आप एक पैसिव प्रोडक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे या एक्सचेंज पे जाके खरीद बेचना चाहते हो तो वहां पर आपके सामने कोई अदर पार्टी हो ताकि आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आपके लिए एड्रेस करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन है। तीसरी बात यह है कि रिस्क कम करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों में कि जब एक्टिव फंड मैनेजमेंट डेट में हुआ था तो कई सारे डिफॉल्ट्स हुए थे, जहां सडनली लोगों ने रियलाइज किया कि डेट में भी रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लेकिन क्रेडिट रिस्क का बहुत इंपैक्ट आया था कई डेट इन्वेस्टर्स पर। तो उसको टैकल करने के लिए भी जो पूरा फ्रेमवर्क है कि रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनके हाथ में एक और डेट कैटेगरी में भी एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट आएगा जहां से वो निवेश करके रिटर्न्स करके, लेकिन उनका कॉस्ट कम होगा। तो ये सभी डिटेल्स को समझने के लिए उनको थोड़ा डेट की जानकारी भी चाहिए, क्योंकि जो डेट मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से थोड़ा अलग बिहेव करता है। तो ये समझ के उनके लिए चॉइस बढ़ेंगे, तो ये चॉइस बढ़ने से उनको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी आसानी होगी। इसीलिए ये सब गाइडलाइंस की इंटरनल डिटेल्स ये बाहर लाती। चलिए, तो यहाँ पर विस्तार से हमने आपको बता दिया पैसिव और या टीटीएफ और इंडेक्स फंड्स पर सेबी की क्या गाइडलाइंस आई हैं, दिशा निर्देश आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका और अर्णव जी, आपका समय निकाला आपने और इसने इतने अहम मुद्दे पर जो है निवेशकों को, दर्शकों को गाइड किया। और इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दे, लेकिन जाते जाते एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश किए देते हैं जहाँ पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। आपका इन्वेस्टमेंट, लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है आप हमें भेज सकते हैं इस नंबर पर।